नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में चीन के वरिष्ठ अधिकारियों और वहां के विदेश मंत्रालय ने जो ट्वीट्स किए हैं वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस जंग में पहली बार चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का बयान आता है। वो कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में ताकत नहीं, कानून चलना चाहिए और हर देश को इसका पालन करना होगा। दोस्तों, शी जिनपिंग का ये बयान तब आता है जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डबल ब्लॉकेट कर देता है। और दोस्तों, जो चीन कल तक बैकडोर डिप्लोमेसी खेल रहा था, अब वो भी सामने आकर बयान दे रहा है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका के ब्लॉकेट के बावजूद भी चीन के जहाज वहां से पार हो रहे हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के 6 हफ्ते की इस जंग के दौरान इस वॉर की सिचुएशन पहले से ज्यादा क्यों खराब हो गई है। ट्रम्प के डबल ब्लॉकेट का लॉजिक क्या है? क्या ये काम करेगा या ये उल्टा पड़ जाएगा? चीन इस पूरे मामले में क्या रोल प्ले कर रहा है? अमेरिका में लोग ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर आए हैं? नेतन्याहू और ट्रम्प क्यों जबरदस्ती इस युद्ध को और खींच रहे हैं? और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है और भारत अब क्या कर सकता है? तो दोस्तों, मेरा नाम है मीर सादिक अली और आप देख रहे हैं मीर स्कोप चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, समझते हैं इस वॉर से हमारे देश भारत पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि सच ये है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का युद्ध नहीं है, ये सीधे आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी डेली लाइफ पर असर डालने वाला है। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसी ऑयल का बड़ा हिस्सा गल्फ रीजन से आता है, या कहें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, जो अभी डबल ब्लॉकेट के जरिए बंद हो रखा है। और यही रीजन आज इंस्टेबिलिटी में है। अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम बढ़ती है तो भारत की इकोनॉमी भी डायरेक्टली हिट होगी। और सिंपल सा कैलकुलेशन है, इकोनॉमिक हिट होना यानी महंगाई सीधे तौर पर बढ़ना, यानी आम आदमी की जेब पर अब पहले से ज्यादा असर पड़ेगा। अब इमेजिन करो, अगर ऑयल प्राइसेस 70 से 80 डॉलर से बढ़कर 120 से 150 डॉलर प्रति बैरल हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होगी कि जो पेट्रोल अभी आपको 95 से 100 रुपए पर लीटर मिल रहा है, उसका रेट बढ़कर 120 रुपए प्रति लीटर हो सकता है, जो कि आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा असर डालेगा, उसकी रोजाना की जिंदगी को और ज्यादा वर्स बना देगा। दोस्तों, इसे अगर और आसान भाषा में समझें तो अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा, और अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो लगभग हर चीज महंगी हो जाएगी। सब्जी, राशन, डिलीवरी सिस्टम, ट्रैवल, यानी एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा हिडन इम्पैक्ट होता है वॉर का। आप देखिए वॉर कहाँ पे चल रही है और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। दोस्तों, अगर एलपीजी की बात करें तो इंडिया में करोड़ों घर एलपीजी पर डिपेंड करते हैं। अगर सप्लाई स्लो होती है और प्राइसेस बढ़ते हैं तो सिलेंडर की कीमत 1100 से 1500 तक जा सकती है, और वर्स्ट केस में इसकी शॉर्टेज भी हो सकती है, जिसका मतलब है वॉर टीवी पर नहीं, हमें अपनी किचन में दिखाई देगा, हमें अपनी रोजमर्रा की लाइफ में दिखाई देगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि इस क्राइसिस के लिए हमारी कितनी तैयारी है। क्या इंडिया इसके लिए प्रिपेयर्ड है? दोस्तों, हमने कुछ स्टेप लिए हैं। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लिया है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए हैं, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑल्टरनेटिव्स लिमिटेड है, ग्लोबल कंपटीशन हाई है और दुनिया की हर कंट्री सेम ऑयल के लिए फाइट करेगी। और अगर दोस्तों ऑयल की सप्लाई कम होती है तो दुनिया की हर कंट्री ज्यादा पैसा देकर ऑयल खरीदेगी, जिसका मतलब है हमें भी ज्यादा पैसा देकर ऑयल खरीदना होगा और सीधा इम्पैक्ट महंगाई पर आएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। दोस्तों, इस स्थिति में क्या भारत के पास कोई डिप्लोमेटिक रास्ता बचा है? तो हाँ, भारत के पास अभी भी कुछ रास्ते बचे हैं। हमको अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना होगा। आसान भाषा में कहें यानी मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज से हमें ऑयल इंपोर्ट बढ़ाना होगा, यानी एक कंट्री पे डिपेंड ना होकर हमें कई कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाना होगा। दोस्तों, भारत क्वाड और ब्रिक्स दोनों ही ग्रुप का हिस्सा है, तो उसका हमें सही इस्तेमाल करना होगा। देश के अंदर इमरजेंसी स्टॉक को बढ़ाना होगा और जितनी ज्यादा स्टॉकिंग हो सके वो हमें अभी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यूएस और ईरान की इस जंग के 6 हफ्ते अब पूरे हो चुके हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सपेक्टेशन था कि 4 से 6 हफ्ते में इस पूरी जंग को वो निपटा देंगे, वो पूरी तरह से फ्लॉप पड़ चुका है। अब दुनिया ये सोच रही है कि वॉर के पहले की सिचुएशन बेहतर थी या वॉर के बाद अब और भी ज्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है। तो दोस्तों, वॉर से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुला हुआ था। वहां से ट्रैफिक की आवाजाही पे किसी तरह का कोई भी रोक नहीं था, कोई ब्लॉकेट नहीं था। इस जंग के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर से एक और ब्लॉकेट डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डबल ब्लॉकेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रम्प के पहले के जितने राष्ट्रपति अमेरिका के रह चुके हैं वो किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियर वगैरह की बात करके ईरान से ट्रीटी कर लेते थे।
लेकिन सिचुएशन अब बिल्कुल ही बदल गई है, क्योंकि अब ईरान डिप्लोमेटिक तरीके से पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो दोस्तों, ईरान की अंदरूनी हालात की बात करें, कुछ लोग इस्लामिक रिजीम के साथ थे, कुछ लोग इस्लामिक रिजीम के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, इस वॉर के बाद अब लोग वहाँ पहले से ज़्यादा यूनाइटेड हैं। वतन परस्ती ने उन्हें आपस में एक मजबूत धागे में बांध दिया है। तो दोस्तों, समझते हैं इस पूरे गेम में चीन का रोल क्या है। पिछले 24 घंटों में चीनी टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नेवी के सामने से गुजर रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि यहाँ पे अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है। अमेरिकी नेवी उन्हें रोक नहीं पा रही है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चीन के जहाज को रोक पाए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने चीन के किसी भी एक जहाज को रोका तो ये सीधा अमेरिका वर्सेस चीन का टकराव हो जाएगा। और दोस्तों, सवाल ये है, क्या अमेरिका इस वक्त चीन के साथ युद्ध अफोर्ड कर सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आता है, हम किसी भी तरह का एक तरफा ब्लॉकेट स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, शी जिनपिंग इस बयान के जरिए सीधे सीधे ट्रम्प के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। और उधर अमेरिका में लोग खुलकर सड़कों पे आ रहे हैं। ट्रम्प युद्ध बंद करो, नो मोर वॉर, ट्रम्प इज थ्रेट टू पीस जैसे नारे पूरे अमेरिका में गूंज रहे हैं। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी गिरकर -43% तक पहुंच गई है। रिसेंट अमेरिकन हिस्ट्री में किसी भी राष्ट्रपति का इतना कम स्तर नहीं गिरा था। और दोस्तों, नेतन्याहू हो या ट्रम्प, दोनों इस वॉर को जबरदस्ती क्यों खींच रहे हैं, इसके पीछे की बात को हमें ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, नेतन्याहू पर उसी के देश में भ्रष्टाचार और जेनोसाइड के कई सारे केस चल रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू पर करप्शन के भी काफी चार्जेस लगे हुए हैं। इस वॉर को जारी रखकर नेतन्याहू अपने ट्रायल को टाल रहे हैं। नेतन्याहू को अच्छी तरह से पता है कि अगर ये वॉर रुका, उनके खिलाफ चल रहे केस तेजी से आगे बढ़ेंगे। और वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प लगातार एप्स्टीन फाइल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रम्प एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए ही इस वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वॉर की शुरुआत में ट्रम्प कह रहे थे कि 4 से 6 हफ्ते में वॉर खत्म कर देंगे, और आज 6 हफ्ते बाद हॉर्मुज पर ब्लॉकेड डबल हो चुका है। ईरान डिप्लोमेटिकली और मिलिटरली दोनों तरीके से पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका से किनारा कस रहे हैं। अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, और इन सब में भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। क्या ट्रम्प का डबल ब्लॉकेड ईरान को घुटनों पर ला पाएगा, या ये भी ट्रम्प के पिछले सारे मूव्स की तरह उन पर उल्टा पड़ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अब भारत को इसमें क्या करना चाहिए? आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और भी इस स्कूप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।